Hi, this is Aankhon Ka Safar, podcast with Shalini. Joining us today is an extraordinary guest who has spent years serving the nation as a dedicated IPS officer. He is very well known for his notable achievements. Mr. Vikas Vaibhav, at present, is the advisor, Bihar State Planning Board. He is an IIT Kanpur alumnus, an avid traveler, a blogger on heritage, a keen reader as he is interested in Indian history, culture, and philosophy. After years of enforcing law and order, he has now set out on a mission to bring a transformative change in Bihar with his powerful vision and campaign, Let's Inspire Bihar. With this, Mr. Vikas Vaibhav aims to ignite hope, drive development, and empower the people of the state. Welcome to our podcast, sir. It's an absolute honor to have you here with us. Thank you so much. Sir, आप अपनी चाइल्डहुड डेज का कुछ बताएं, अपनी शुरुआती अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कई बार मैंने अनेक इंटरव्यूज में बताए हैं, मैं रहने वाला हूँ बीहट, बेगूसराय जिले में, और मेरे जन्म के तुरंत बाद ही पिताजी उनकी पोस्टिंग हो गई गुवाहाटी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में उनकी नौकरी लगी थी और वहीं से मेरा बचपन प्रारंभ होता है। और आई स्टडीड इन स्कूल कॉल्ड MGM, उसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता क्या था, पर नर्सरी KG, फिर क्लास 1 में जब आए तो केंद्रीय विद्यालय आसाम, उसी के बाद फिर क्लास 2 में बरौनी पिताजी की पोस्टिंग हुई। एंड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्कूल टाइम, क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक मैं सेंट पॉल स्कूल, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, वहीं पढ़ा। उसके बाद यात्रा चलती रही, भोपाल में 9th में था, 10th, 11th, 12th दिल्ली से हुआ, फिर IIT कानपुर। बचपन में यदि मैं सोचता हूँ मैं क्या सोचता था, तो नर्सरी में एक बार फर्स्ट आया था, मैंने कई बार बताया है। एंड दैट फीलिंग, उस समय तो पता भी नहीं था फर्स्ट आना क्या होता है, बट लोगों ने बताया तो फर्स्ट आए हो, दैट गेव मी अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि आई कैन कम फर्स्ट अगेन। और बहुत समय लगा, बाद में फाइनली 8th में जाकर फर्स्ट आए। उस पर एक कहानी थी, आई वर्कड हार्ड कि कैसे फर्स्ट आ सकता हूँ क्लास में। जब नहीं आते थे तो लगता था क्यों नहीं आ रहे हैं। देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द पर्सन हु वाज कमिंग फर्स्ट। टॉपर को देखता था कैसे पढ़ता है, क्या खाता है, सो मेनी थिंग्स आई स्टार्टेड इमिटेटिंग। बट इमिटेशन में भी आफ्टर अ लेवल आई फेल्ट कि नहीं, ये तो तरीका ठीक नहीं है। आई एम नॉट एबल टू डू, बिकॉज आई एम सिंपली इमिटेटिंग दैट इंडिविजुअल हु इज कमिंग फर्स्ट। जब 7th में आए तब लगा कि नहीं, इमिटेशन से नहीं होगा, लेट्स वर्क हार्ड एंड छोड़ो कौन क्या करता है, खुद क्या करना उस पर फोकस करो। देन आई स्टार्टेड, तो 7th में रैंक थोड़ी इंप्रूव हुई, और 8th में जब आए तो आई फाउंड कि आई एम बेटर देन द टॉपर, और आई केम फर्स्ट। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि ईश्वर ने सबको क्षमता दी है और आप कुछ भी कर सकते हो। उस समय बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे। तो बचपन में यदि मैं कहूँ तो क्लास 1 से लेकर 6-7 तक आई वाज स्टडिंग एंड ट्राइंग टू मेक आउट सम कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई एक्सेल। साथ में खेलते भी थे, बट trying to excel was a focus of my whole something which was going on in my mind. 8th में आके I had excelled already, और तब था कि अब क्या करना है। तो मुझे याद है 7th में जब थे, उसी टाइम मेरे माँ का घर पड़ता है समस्तीपुर जिले में। वहाँ पे एक हिस्टोरिकल साइट है पांडव स्थान। तो पांडव स्थान में कुछ लोग, उस समय पता चला कि वहाँ पर काफ़ी एंशिएंट रिमेन्स मिल रहे हैं। तो कोई ईंटें चुरा के ले जा रहा था, कोई किसी को सिक्के मिल जा रहे थे, एंड पीपल वर जस्ट प्लंडरिंग दैट साइट लाइक एनीथिंग। कोई मैंने भी देखा, लोग दिखा के ईंटें लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे अपना घर बनाएंगे। बहुत लोगों ने घर बना लिया है। और उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने पढ़ा था कि कभी ब्रिटिशर्स ने पूरे ब्रिक्स हड़प्पा से निकाल के पूरी रेलवे लाइन बिछा दी। तो आई हैड अ फीलिंग कि ये क्या हो रहा है, मतलब समथिंग सिमिलर डैमेज इज हैपनिंग इन माई वेरी विसिनिटी, और मैं क्या कर पा रहा हूँ। तो आई रिमेंबर उस समय समर वेकेशंस में 7th के बाद आई कुड नॉट स्लीप। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि ये हो क्या रहा, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई डू। जिससे भी गांव में पूछते हैं तो कोई कहता है इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत लोग लगे हुए हैं, कौन रोकेगा। बट टू माई सेटिस्फैक्शन और टू माई कम्फर्ट, नेक्स्ट डे मैंने सुना कि वहाँ पुलिस आ गई है, और पुलिस ने वहाँ पर लोगों का आना जाना रोक दिया है। एंड आई डिस्कवर्ड कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया है कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। उसी समय से बचपन में एक फीलिंग आई कि क्यों ना जब बड़ा हूँ तो मैं भी ऐसा कुछ बनूँ जिससे इफ़ आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, एंड इफ आई वांट टू स्टॉप समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, देन आई शुड डू दैट। तो उस समय ये बात थी, चलती रही मन में, चीज़ें और बदलती रहीं। जैसा मैंने बताया, बरौनी में थे तो
वहीं पढ़ते थे, खेलते थे। 8th में थे उस समय, पांडव स्थान का एक्सपीरियंस हुआ। उसके तुरंत बाद नालंदा घूमने हम लोग पिकनिक के लिए गए, एंड दैट आई रिमेंबर दैट वाज द ईयर 1992 या 93, उसी के आसपास की बात है। तो उस समय इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज वाज 93 इन जनवरी। तो हम लोग घूमने गए थे, और तब उस समय टूरिस्ट गाइड ने बताया कि कभी दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पे, एंड आई वाज रोमिंग अराउंड द रूइंस लाइक कि यही वो जगह है जहाँ पर इतनी एजुकेशन की उस प्रकार की चीज़ें थी, और बड़ा गौरवान्वित भी हो रहे थे कि बिहार ऐसा था। लेकिन उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के जब खंडहरों के बाहर आए तो बाहर न तो लाइट थी उस समय, बड़ा बैकवर्डनेस था। तो लगा कि एक समय ऐसा था जहाँ दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, आज ऐसा क्यों है कि जस्ट इसके बाहर शाम हो रही थी, फ्लाइट भी नहीं थी। तो खैर इन बातों को लेकर मन में वापस लौटे, मन में था कि क्यों ना फिर से बिहार आगे हो। उसी के बाद भोपाल पोस्टिंग हुई पिताजी की, और जब भोपाल पहुंचे उससे पहले तक तो गुवाहाटी की याद तो मुझे थी नहीं, बचपन में था। लेकिन जब बरौनी में था तो बच्चे बड़े अच्छे से जब फर्स्ट आया तो उस रूप में देखते थे। भोपाल जाने के बाद जो पहला इंप्रेशन था, जाके मैंने बताया कि मैं बिहार से आया हूँ, बरौनी से आया हूँ, तो पहला इंप्रेशन था कि बिहारी बोलना लोगों ने शुरू किया। तो फॉर अ वीक आई वाज लाइक कि ठीक है बिहारी बोलते हैं तो बिहार से आया हूँ तो बिहारी ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। बट आफ्टर अ वीक द टोन एंड टेनर आई रियलाइज कि तो बिहारी बोलने का तरीका है वो बड़ा गलत है। दे आर थिंकिंग ऑफ मी ऑफ बीइंग समहाउ इंफीरियर टू देम, और उनको लग रहा है कि ये बिहारी तो बेकार आदमी है, मतलब कोई काम कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बिहारी बोलता है, कोई कहीं से बोलता है बिहारी धरा। तो आई वाज लाइक, मैं तो यार पढ़ने में भी तेज था, फर्स्ट आया क्लास में, अचानक ये नया डेफिनेशन कहाँ से आ गया। एंड देन आई फेल्ट कि आई रिमेंबर कि उस समय घर जाते तो बड़े मन में अकेले में लगता था कि क्या ऐसा क्या हो गया, किसने बिहार की ऐसी दशा कर दी। शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। विथ ऑल दीज फीलिंग्स कुछ दिनों बाद पिताजी एक घर से बाहर जाने का एक अवसर मिला, तो भोपाल के आसपास जो जगह थे हम लोग एक्सप्लोर करने लगे। उसमें सांची पहुंचे, और सांची पहुंचे तो फिर वहाँ जो गाइड थे उसने बताया कि सम्राट अशोक कभी यहाँ पर गवर्नर बना के भेजे गए थे पाटलिपुत्र से। और तब लगा यार कभी वहां से शासन चल रहा है तो वही लोग आज हम पे हंसते हैं, तो समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विद द स्टेट ऑफ बिहार। और तब लगता था कि कौन है, किसने बर्बाद कर दिया बिहार को, पॉलिटिशियंस ने किया या टीचर्स ने किया, बिजनेसमैन ने किया, किसने किया। और उस समय की कहानियां भी अलग अलग टाइप की आती थी, और तब लगता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इट वॉज लाइक अ बैटल आई वॉज फाइटिंग विथ माई फ्रेंड्स, ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट इज अ बिहारी। तो बिहारी उनके समझ में था कि बिहारी बड़ा वैसा ही होता है। और तब मैंने कहा मैं टॉपर तो वहाँ भी था, क्यों ना यहाँ भी स्कूल में भी आई ट्राई माई बेस्ट एंड ट्राई टू बिकम द टॉपर। तो वहाँ भी 1 साल लगभग मुझे याद है इस संघर्ष पर है कि कैसे टॉप करूँ। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, एंड दोज वेरी पीपल हु इनिशियली यूज्ड टू लाफ एट मी, टीज मी, उनका माइंडसेट तब बदलने लगा जब थोड़े दिन बीते, नोट्स मांगने लगे। उनको लगा कि इसको तो काफी साइंस भी अच्छी आती है, केमिस्ट्री में बड़ा एक्सपर्ट है, और धीरे धीरे दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी फॉर माई नॉलेज। और तब ये कॉन्फ्रेंस के साथ दिल्ली जब आए थे तो मुझे याद है 1 साल 10th था, तो 10th में जब आए थे दिल्ली तो नोएडा में पिताजी की पोस्टिंग हुई। मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैंने 1 साल किसी को बताया नहीं कि मैं बिहार से हूँ, और वो फीलिंग लेकिन मन में थी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं बिहार का हूँ और मैं बता रहा हूँ मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, क्यों। और 1 साल मुझे लगा 10th में हूँ, लोगों को बताऊंगा फिर कोई कुछ करेगा, एंड आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन माय स्टडीज। इधर उधर मैं नहीं चाहता मुझे कोई चिढ़ाए। लेकिन 11th में जब आए तो आई सेड ये से तो नहीं चलेगा, आई विल हैव टू एडमिट विद फुल conviction that I am from Bihar, and I have to feel proud of the fact I am from Bihar, and I have to show it to the world that I am from Bihar, and I am doing well. और उस समय से मेरी एक अलग जर्नी शुरू होती है, और उसके बाद फिर 11th 12th अच्छे से मैंने तैयारी की, IIT जाना था। So sir, ये आप श्योर थे कि आपको IIT जाना है? इनफैक्ट मैं 10th से पहले ही 9th में जब भोपाल में चढ़ाया जा रहा था तभी उस टाइम मन में फीलिंग थी कि व्हाई नॉट ट्राई टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट। उस समय IIT के एड्स पेपर्स में छपा करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ब्रिलियंट्स का आता था, अग्रवाल का आता था। तो मुझे लगा कि IIT कोई ऐसी बड़ी चीज़ है, जाना चाहिए। वो फीलिंग आ गई थी मन में। 10th के बाद बिल्कुल तैयारी हो गई कि अब जाना है, तैयारी करने लगे। उस समय आई गॉट सेलेक्टेड फॉर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली, सरदार पटेल विद्यालय में 11th और 12th मेरा हुआ। वहीं पढ़ते तो वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी इस रूप में नहीं था कि कोई आपको बिहारी बोल के चढ़ाए। तो खैर वो एक अलग स्टोरी थी। तो when people are more enlightened तो उस तरह से बातें नहीं करते। कई बार ऐसी बातें वहाँ सुनने को मिलती हैं जहाँ उतने समझदार लोग नहीं होते। तो सरदार पटेल वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट उस समय IIT की मैंने तैयारी की और बड़ी अच्छा एग्जाम भी बड़ा अच्छा हुआ। एंड आई हैड द शॉक ऑफ माई लाइफ जब एग्जाम देकर आए तो फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया। और लीक था, दैट वाज द ईयर 1997। और पहली बार IIT का पेपर लीक हुआ था, अंतिम बार भी था। और लीक का केंद्र जहाँ हम लोग बैठे हैं यही पटना था। तो उस समय दिल्ली में थे और मन में फिर वही बात, यार बिहार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, इतनी तैयारी की, एग्जाम भी अच्छा गया और फिर से पेपर लीक हो गए।
एंड फॉर द नेक्स्ट 2.5 months जब तक री एग्जाम नहीं हुए, एवरी डे वॉज लाइक अ वेरी पेनफुल डे कि आपने पूरी मेहनत की थी, एग्जाम भी दिया और दोबारा फिर से देना है. बिकॉज आई हैड अ फीलिंग कि मेरा एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ है, तो आई शुड हैव कम इन द टॉप 100, ये फीलिंग मुझे आ गई थी. बट सडनली जब नेक्स्ट डे पता चला कि अब तो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो खैर बड़े होता है ना, दिल पे पत्थर रख के तैयारी करिए और मन में मन सोचिए कि क्या कुछ तो करूंगा जैसे बिहार में एक परिवर्तन हो. तो इसी मनोभाव के साथ मैंने उस समय IIT की तैयारी की. आई गॉट सेलेक्टेड, मेरी रैंक आई थी उस समय 574. आई गॉट IIT कानपुर. तो IIT कानपुर में मैकेनिकल के लिए पढ़ने चले गए. पिताजी दिल्ली में ही थे फर्स्ट ईयर में, तो उस समय दिल्ली आया जाया करते थे. तो IIT कानपुर जब आए तो मैंने देखा बिहार से भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40% स्टूडेंट्स बीटेक में उस समय बिहार से ही थे. मेरे मन में जो फीलिंग थी बचपन से कुछ अच्छा करना है, मुझे लगा कि अब तक तो पढ़ते रहे, अब कुछ सामाजिक रूप से और सक्रिय होते हैं. तो IIT में फर्स्ट ईयर में भी मुझे याद है इलेक्शंस आए थे, तो आई सेड नाउ आई हैव टू गेट एक्टिव इन सोशल लाइफ. फर्स्ट ईयर के लिए जनरल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव एक पोस्ट हुआ करता था, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए कंटेस्ट करूंगा. एंड माई फ्रेंड्स वर सो इम्प्रेस्ड विथ मी या सो फ्रेंडली विथ मी दैट आई वॉन दैट इलेक्शन अनअपोज्ड. तो पहले ईयर में इट वॉज लाइक अनअपोज्ड, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. फर्स्ट ईयर जैसे खत्म हुआ तो अब पिताजी की पोस्टिंग हो गई फिर से बरौनी, और सब लोग घर चले गए. मैं तो IIT में था, और अचानक समर वेकेशंस में वापस जाना था और बैग पैक हो गए, लोग भी जा रहे थे. एंड सडनली अ फोन कॉल केम इन द हॉस्टल कि विकास को बोलो कि अभी नहीं जाना है. और मेरी रिजर्वेशन हो चुकी थी, सामान भी पैक था, तो आई वाज लाइक क्यों नहीं जाना है. जहाँ फ़ोन उस समय मोबाइल तो था नहीं, फ़ोन के पास पहुँचे तो फ़ोन आया. तो मैंने पूछा क्या पापा क्यों नहीं आना है, कि बेटा अभी लगन का समय चल रहा है और बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो अभी तुम रुक जाओ, इतने दिन बाद अभी फिर लगन खत्म होगा तब आना. बिहार का एक और एस्पेक्ट आपके सामने. दिस टाइम आई वाज लाइक घर जाने की पूरी इच्छा हो, 1 साल से आप वहीं पढ़ते हो और बीच में गए थे, दिल्ली में थे. अब समर वेकेशंस में एवरीवन वुड लाइक कि चलो फर्स्ट ईयर के बाद जाना है. और जब मैंने वाज फोर्स्ड टू स्टे इन द कैंपस, तो अब तो क्या करें. तो उस समय बहुत कुछ लोग थे, कुछ मेरे ही जैसे थे जो बेगूसराय या मुकामा के आसपास के थे, उनको स्पेशली उस समय रुका जाता था कि भाई आप कैंपस में रहो. तो उस समय कैंपस में बाकी सब लोग चले गए. आई रिमेम्बर लगभग 1 महीने उस कैंपस में सुबह उठते थे, लाइब्रेरी वॉज द ओनली प्लेस विच हैड एन एयर कंडीशनर, तो वहीं जाके बैठते थे और दिन भर वहाँ घूमते थे. कभी मन नहीं लगा तो किसी गैलरी में चले गए. एंड वन फाइन डे आई रिमेम्बर स्पिरिचुअल सेक्शन में जो है फिलोसफी में, और बृहदारण्यक उपनिषद मेरे हाथ लगी. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट. बैठे ऐसे ही पढ़ने लगे कि चलो. एंड टेरिटरी वॉज बिहार, पीपल वर आवर एंसेस्टर्स फ्रॉम बिहार, एंड थिंकिंग वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वॉज प्रेजेंटली हैपनिंग इन बिहार. एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार बिहार तो बड़ी अलग जगह थी. कुछ कारण था तभी तो हम अखंड भारत का साम्राज्य बना सके, कुछ कारण था तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित कर सके. लेकिन इस पर तो कोई बात ही नहीं करता. हम बात करते हैं कि बिहार तो जातियों में बटा हुआ है. We talk about all negativity. And then with that vision from the Upanishads, I felt कि अगर इस बात को हम अपने बिहार के लोगों को फिर से बताएं कि तुम यही थे, तुम जो अभी करो वो नहीं थे. और then I started looking at things from a different perspective कि बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहता तो शायद मगध में नंदवंश तो आता ही नहीं. We were a different people. अगर ऐसा जातिवाद रहता तो चाणक्य भी चलते, तो उनके मन में चंद्रगुप्त के दूसरा भाव होता है. But we were people who worshipped intellect, who worship talent, and that is why we were always ready to create something new. पटना में तो मगध में नंदवंश का उदय हमने उस समय होते देखा, लेकिन उससे पहले वैशाली में हमने दुनिया के पहले रिपब्लिक को विस्थापित होते देखा, जो उस समय के लिए बहुत ही डिफरेंट थी. पाटलिपुत्र की बात करें तो विश्व को जीरो जो कहते हैं यहीं से मिला. तो समथिंग वाज वेरी डिफरेंट. लेकिन उसके ओरिजिन्स में हम जाएंगे तो हम देखेंगे हम बहुत अलग सोच रहे थे. पटना में ही अगर आर्यभट्ट के द्वारा लिखे हुए सूर्य सिद्धांत को पढ़ेंगे तो विल फाइंड इट स्पीक्स ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ different people who were astronomers, who used to observe things around, and they used to mark and write their observations to be shared with for the next generation. वैसे कौटिल्य को अगर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में तो we again find he also speaks of a great tradition, long tradition from the very past जो चला आ रहा है. He is simply documenting it. तो बहुत कुछ चल रहा था, but those traditions somehow we see they suddenly ended. Nalanda का destruction could be one of the reasons. There could be another reason, but we still have those ingredients which made us great once in those times. और तब लगा कि आज का जो यूथ हमारा टोटली डिस्कनेक्ट हो गया. हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं जो हम लोग कभी कर रहे थे. उस समय हम बात कर रहे थे कि हमारा ट्रेडिशन इतना पुराना है, इतने सारे आचार्यों की बात हमारे कौटिल्य लिखते हैं, आर्यभट्ट लिखते हैं, because they're all having a feeling of connect and they're also manifesting it, describing it whenever they are writing. But अभी का जो हमारा यूथ है वो बहुत मुश्किल से ही बता पाएगा कि तब क्या था. और तभी उस समय IIT में जब पढ़ता ही था तो मुझे लगा कि यार
अपने लिए तो सभी जीते हैं, क्यों ना कुछ किया जाए जिससे हम देश के लिए कुछ कर सकें। और देश के लिए अगर करना है तो सबसे पहले अपना बिहार को सुधारना होगा, कुछ करना होगा, कुछ टर्न्स अराउंड द स्टोरी। 3rd ईयर के बाद मेरी भी जॉब लगी थी, उस समय जर्मनी में भी एक जॉब लगी, फिर एक बड़ी कंपनी में लगी, बट मन नहीं मान रहा था, मन कह रहा था नहीं कुछ करना तो अलग है। और उस समय सिविल सर्विसेज एक कैरियर ऑप्शन के रूप में मुझे लगा कि अगर कम एज में जाते हैं तो कम एज में एक लीडरशिप पोजीशन में वन कैन एक्चुअली क्रिएट दैट चेंज विच आई एम लुकिंग फॉर। दैट इज हाउ आई started preparing for the civil services exam. So this was in the 3rd year when you were in around the end of the 3rd year. उसी टाइम मैंने शुरू किया 99 के आसपास एंड जब हो रहा था, और 2000 में ही मैंने तब तैयारी शुरू की, और 2001 जैसे ही पास आउट किया तो तभी मैंने पहला अटेम्प्ट भी दिया था। तो आई रोट द एग्जाम, और फिर मेन एग्जामिनेशन भी मैंने दिया था, बट पहले एग्जाम जो मैंने दिया उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उस समय पहले आईआईटी का एग्जाम मैंने दिया था तो पेपर लीक हुए थे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ था। प्रीलिम्स और मेंस तो फर्स्ट राउंड में आपने निकाला। हाँ, फर्स्ट राउंड में निकाला था। तो उस समय बड़ा वैसा लगा कि अब क्या हो रहा है। और घर में पिताजी कह रहे हैं कि यार तुम्हारी जॉब लगी हुई थी, जॉब तुमने छोड़ दी, कितना अच्छा तुम जाते व्हाइट मनी कमाते, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, और तुम सरकारी नौकरी में जाओगे, फिर टैलेंट की वहाँ पर कद्र नहीं होती, तुम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एंड सो मेनी पीपल यूज्ड टू रिमार्क वेरी डिफरेंटली, और कंपनी से भी चिट्ठी आती थी कि आप ज्वाइन कर लो, एंड देन उसके यार अभी कर लिए तो पता नहीं जो मन में सोचा है शायद कर नहीं पाएंगे, लेट्स टेक वन मोर अटेम्प्ट। और ये सोच के फिर मैंने दिया। फॉर्चुनेटली एंड गुड इनफ आई सिक्योर्ड द 60th पोजीशन नेक्स्ट ईयर, और आईपीएस मिला और बिहार कैडर मिला। तो समथिंग व्हिच आई वाज ड्रीमिंग ऑफ कि बिहार में जाना है और बिहार में कुछ करना है, तो ऑलमाइटी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड सर्व बिहार। उसके बाद भी मन में एक भाव था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ऐसा कुछ रिग्रेट फील हो, शुड आई गिव द एग्जाम अगेन। तो मैं फिर एक बार एग्जाम दिया, उसमें फिर रैंक आई 62, आई गॉट द इंडियन फॉरेन सर्विस। और तब फिर पिताजी अगेन, यार तुमको फॉरेन सर्विस मिल चुका है तो क्यों पुलिस में जाना चाहते हो, वो बिहार जाना चाहते हो, कोई और कैडर रहता तो अच्छा रहता है। वो तो नोएडा में ऑलमोस्ट समय, तो फिर उनकी पोस्टिंग हुई पानीपत, और बिहार की जो स्थिति थी उस समय, तो कैन रिमेम्बर उस टाइम लाइक लेट 90s अर्ली 2000s क्या स्थिति थी। तो पीपल डिड नॉट वांट टू कम टू बिहार, मोस्ट पीपल वर लाइक लिविंग बिहार एंड गोइंग। पिताजी बोले लोग बाहर जा रहे हैं, तुम वापस जाना चाह रहे हो, फिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर आई ऑल्सो थॉट कि ऐसी बात सब लोग जा रहे हैं तो मैं क्यों, मैं आई हैव अ लॉन्ग करियर अहेड। तो आई केम टू बिहार। उस समय आया तो मुझे याद है एकेडमी से आया था, सासाराम रुका था, तो मैंने देखा कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही, और तब मुझे लगा कि यदि मैं भी चला जाऊंगा, who is going to come and make that change? क्योंकि वो love for Bihar was वो था, always पैशन वाज देयर। तो लोग कह रहे थे मत जाओ, बट मेरे मन में था कि मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, कौन बदलेगा बिहार। तो आई शुड गो। एंड उस समय एक बहुत छोटा सा था कि लोग कहते थे कि जाओगे तो पोस्टिंग अच्छी नहीं होगी, हमेशा तुम कहीं साइड में पड़े रहोगे। तो ऐसा ठीक है, साइड में रहेंगे, बट इवन साइड में भी रहेंगे तो आई विल इंटरेक्ट विद पीपल बीइंग इन बिहार, और अगर एक दिन में किसी एक का भी कुछ भला कर सके तो मैं अपनी लाइफ को वर्थ मानूंगा। तो यही सोच के मैं आया था। तो ऑलमाइटी हैज हिज ओन प्लान्स। तो आए थे, तो उसके बाद बहुत चीज़ें बदली। पटना में सिटी एसपी भी रहा, बाद में सीनियर एसपी भी रहा। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन बगहा, इन रोहतास, दरभंगा, और बीच में 26/11 के बाद एनआईए बना था। तो मुझे लगा था अच्छे ऑफिसर्स को जाना चाहिए, तो मैंने उस समय एनआईए में भी अप्लाई किया। एनआईए भी पहुंचे थे 2011 to 15 आई वाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आई हैंडल सम ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड important cases of NIA in those times. तो प्रोफेशनली आई लर्नड अ लॉट, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत सारी अचीवमेंट्स इस रूप में हुई कि जो चीज़ें लोग असंभव मानते थे। बगहा में क्राइम ऐसा था। कोई एक ऐसा आपके करियर का पॉइंट या कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे एज एन आईपीएस ऑफिसर? देखिए, शेयर तो मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। पटना में सिटी एसपी था 2006 में। तो सिटी एसपी आप यूं समझिए कि आई वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 26 मेरी एज रही होगी। आई वाज कमांडिंग पटना, 32 पुलिस स्टेशंस थे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता था। अभी तो 3 सिटी एसपीज हैं, उस समय एक ही था, और हमेशा दिन में सुबह वर्दी पहनते थे, तो रात के आप 10-11 बजे तक वर्दी पहन घूमते रहते थे। और दिन भर में उस समय पटना में लूट डकैती, कुछ किडनैपिंग्स भी होती थी। तो एक साल तो कैसे, मतलब 9 महीने कैसे बीते। उससे पहले दानापुर में एएसपी था, और बिहार वॉज चेंजिंग, तो हम लोग भी कार्रवाई कर रहे थे, और मेन फोकस था कि कैसे किडनैपिंग बंद हो। तो हमेशा कोई ना कोई उस समय गायब रहता था, कोई स्टूडेंट गायब है, कभी कोई डॉक्टर गायब है। तो पटना में अगर कोई किडनैपिंग हो गई तो सो ही नहीं पाते थे। मतलब होता था जब तक मिला नहीं आदमी
तब तक पेपर में चलता रहेगा, ऊपर से फोन आता रहेगा कि क्या किया, क्या हुआ, और ये डर भी रहता था कि अगर ठीक से आपने उसको हैंडल नहीं किया तो किडनैपर्स की हत्या न कर दें। तो लगभग नींद नहीं आती थी। 1 साल इसी मनोदशा में पटना में कंट्रोलिंग क्राइम वाज द मेन फोकस, और उसमें भी काफ़ी अच्छा सक्सेस इस रूप में मिला कि काफ़ी लोग पकड़े गए। और अचानक 1 दिसंबर की रात को मुझे फ़ोन आया कि विकास, यू आर नाउ द एसपी ऑफ बगहा। तो बगहा वाज, नाम सुने थे कि हाँ बगहा कोई जगह है, पढ़े दिल्ली में, पढ़े यहाँ, बगहा तो कभी जाने का अवसर भी नहीं मिला था। आए तो पोस्टिंग भी पहले भागलपुर में ट्रेनिंग हुई, फिर औरंगाबाद गए, फिर पटना में थे, सिटी एसपी थे। अचानक बगहा वाज अ प्लेस, वो भी शाम में कहा जाए कि आपको रात में ही ज्वाइन करना है, अभी जाना है रात में ही। विंटर थी, मुजफ्फरपुर मैंने फ़ोन किया तो आईजी ने बताया कि काफ़ी फॉग है रास्ते में आगे, तो आप आइए यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे फिर चलेंगे। फिर बोला नहीं, आपको आज ही रात ही में निकलना है, चलो आओ धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। फिर आएगा नहीं, हम ऐसा करते हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है सीएम हाउस से, हम बढ़ते हैं, आप पीछे से आइए। तो पटना सिटी एसपी था, ड्राइवर भी पटना का ही था, उसको पटना के गलियों के अलावा कुछ ज़्यादा पता था नहीं। तो रात में उसी गाड़ी से निकले, तो जाना था मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, हम निकल गए सीतामढ़ी। और जब 40 किलोमीटर आगे गए तो पता चला कि तो रास्ता ही गलत था। तो फिर किसी ने कहा कि वापस जाइए। उस समय लगा कि वापस जाना तो बड़ा उल्टा होगा, तो क्यों ना तुम कोई रास्ता बताओ जिससे कि रात में ही फिर मोतिहारी की तरफ पहुंचे। तो उसने कोई अजीब सा रास्ता बताया, गांव से जो होते हुए जाता था। तो रात भर हम लोग कहीं कहीं घूमते घूमते सुबह जाकर मोतिहारी के नज़दीक पहुंचे। एंड दैट इज़ हाउ आई रीच्ड बगहा एट 3 PM इन द नेक्स्ट डे। रात के 1 बजे चले थे। वो अलग रास्ता था, दोनों तरफ गन्ने का खेत, जिसमें कि उस समय गन्ने की कटाई चल रही थी। तो टायर गाड़ी बोलते हैं वहाँ पे, जिसमें टायर होती है, बैलगाड़ी की तरह होता है, उसको उसमें गन्ना लदा होता है। और उस समय गाड़ियाँ, रोड तो था ही नहीं, जैसे चंद्रमा पे क्रेटर्स होते हैं तो ऐसा रोड था बेतिया से बगहा का। तो उसी रोड पे कभी इधर हिलते थे, कभी उधर डुलते थे, दोनों तरफ गन्ने के अलावा कुछ दिखता नहीं था। पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी जमा, 4 किसानों की हत्या हो गई थी। और पुलिस के अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करना जब शुरू किया तो पुलिस फायरिंग हुई, उसमें 2 लोग मारे जा चुके थे। इट वाज अ एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल टर्मोइल। लोग एकदम रोड पर आक्रोशित थे कि पुलिस और उस टाइम पे नकारा है और पुलिस ने कमी है, पुलिस के चलते अपराध होता है। और अचानक एज अ फ्रेश यंग एसपी आई लैंडेड इन बगहा, जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट चार्ज था। और मेरी भी इच्छा नहीं थी, माय वाइफ वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग। उसी समय पता चला था कि अब वी हैड बीन मैरिड इन 2005 और ये 6 दिसंबर की बात हो रही थी। तो मेरी पटना छोड़ के जब बगहा जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। उस समय था कि पटना भी रहते कुछ दिन और फिर बाद में देखा जाता कहीं पोस्टिंग होगी। बट अब तो थे। उस समय मैंने फ़ोन भी किया कि सर 20 दिन बाद अगर फिर से कुछ हो जाए, कहीं चले जाए। बट अब तो बगहा आ चुके थे, तो इनिशियली एडजस्ट करे वहाँ पे। 1 सप्ताह बीता और मुझे याद है तब दियारे में घूमने गए तो टिटहरी की आवाज़ आई, कहीं और घूमने गए तो किसी जानवर की आवाज़ आई। एंड देन आई फेल्ट कि यार तो बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, इन द हार्ट ऑफ नेचर। घर के पीछे क्रोकोडाइल दिखता था, घर में हिरन घूमते थे। तो आई वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ फैंटेसी, जो होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, लाइक जिम कॉर्बेट एंड यू आर इन अ प्लेस। स्टेशन गए तो स्टेशन बिल्कुल अंधेरा, वो छोटे से लालटेन में या पेट्रोल में जला के लोग बैठे हुए हैं। तो आई वाज रिकॉलिंग आर.के. नारायण मालगुडी डेज। मैं तो बिल्कुल ऐसी जगह पे हूँ विच इज लाइक अ स्टोरी बुक। और यहाँ चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। किडनैपिंग्स पटना में था तो फ़ोन आता था, रैंसम कॉल आता था, लोग परेशान रहते थे, मैं भी नींद नहीं आती थी। बगहा में जब मैंने फाइल्स उठानी शुरू की तो पता चला कि रैंसम कॉल तो आता ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के, मतलब सब डिवीजन था, पुलिस डिस्ट्रिक्ट था, उसमें और कहीं फ़ोन काम करता ही नहीं था। तो उसमें जो गैंग्स थे उनको कहा जाता था जंगल पार्टी। और ऐसे गैंग्स थे कि उनको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई व्यक्ति अच्छे से लुंगी पहन के जाता था और बढ़िया से वो चिट्ठी दे जाता था, और चिट्ठी में लिखा रहता था कि आपके फलाना को किडनैप कर लिया गया है, आपको इतना पैसा, इतना अनाज, इतना चांद मार्का की लुंगी, इतना डिफरेंट थिंग्स जो देनी है, और इस दिनांक को आप दियारा की इस जगह पर आ जाइए, आपको हम लोग फिर आपके अपहृत को छोड़ देंगे। और उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार और गैंग का नाम, जो भी गैंग लीडर का नाम है। उसके नीचे एक नोट रहता था कि इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो इट वाज लाइक कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। इन अ वीक आईजी कमिश्नर जो भी आए सब चले गए, इलाका शांत था और मैं अकेला था, वाइफ पटना में थी। 2 लोग किडनैप हो गए। और किडनैप जब हुए तो मन वैसा ही था, करे ये तो बड़ा भयानक घटना घट गई, 2 लोग किडनैप हो गए हैं, अब तो फिर हाई तौबा मचेगी। तो मैंने भी डरते डरते पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन किया।
लेकिन यहाँ से बड़ा रिलैक्सिंग एटीट्यूड में बोला गया कि विकास अब तुम चिंता मत करो, तुम पटना में नहीं हो, बगहा में हो, वहाँ चलता रहता है। ये क्या है, अभी तक पटना में थे, कोई किडनैप हो गया तो हल्ला मचता था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बट मन कहा कि मैं जो आया हूँ, मैं तो आया था बिहार बदलने, तो अगर मैं भी एडजस्ट कर जाऊँ, जो चल रहा है चलता रहे, तो हु विल मेक द चेंज। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग हाउ कैन बगहा चेंज। और तब फिर मैंने लोगों को बुलाकर बात करनी शुरू की। लोगों से बात करता तो लोग सब कहते कि हाँ कुछ बदलाव होने वाला नहीं। महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। फिर पुलिस वालों से बुलाए, उनके पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा सर यहाँ तो अंग्रेजों ने भी इसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा है, तो इसको परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो देखो अब ये सब मुझे समझाओ मत, परिवर्तन करना है तो करेंगे कैसे, तो सोचो। तो उन्होंने कहा सर डकैत हैं, काफ़ी बड़े बड़े गिरोह में घूमते हैं, सबके पास पैसा भी बहुत है, तो पैसा कहाँ से आता है, तो गन्ने की खेती होती है, किडनैपिंग करते हैं। मैंने कहा किडनैपिंग पे हम लोग रेड करते रहें और गन्ने की खेती इनकी बंद करा दें तो क्या होगा, हाँ तो फर्क पड़ेगा। मैंने कहा चलो यही करते हैं। वी आइडेंटिफाइड अबाउट 320 एकर्स ऑफ लैंड जिसमें डकैत गन्ना लगाया करते थे। उसके काटने के लिए हम लोगों ने कहा कि अब कैंप्स लगाएंगे, तो स्थानीय मजदूर आने को तैयार नहीं थे, सब डरते थे। तो दूर से लाया गया किसी और सब डिवीजन से, और उनको फिर वहाँ पे कैंप लगाते थे, रात में रामायण सीरियल दिखाते थे कैंप में, ताकि लोग भागे नहीं, वहीं रहे, अच्छे से खाना खिलाते थे। और दैट इज हाउ द शुगर कैन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड। 2006-7 में करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा सरकार के खजाने में जमा हो गए। इट हैड अ इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द डिफरेंट गैंग्स। लेकिन तो एक्चुअल अपोज नहीं करते थे आप लोग को, काउंटर नहीं करते थे? नहीं, नॉर्मली जैसे पुलिस कैंप लगते हैं तो बड़े वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ, संतरी के साथ लगता है, और नक्सल्स पुलिस पर अटैक करते थे। बट क्रिमिनल्स नॉर्मली पुलिस पे बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में उस समय अटैक करते थे। पुलिस जाती ही नहीं थी। पुलिस का भी कई जगहों तो ऐसा भी होता था कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी कि टेरेन इतना टफ था, एक तरफ जंगल, एक तरफ दियारा, एक तरफ नेपाल का बॉर्डर, एक तरफ उत्तर प्रदेश, तो क्रिमिनल्स कभी इधर हैं कभी उधर हैं, तो पकड़ना उनको बड़ा मुश्किल हुआ करता था। मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब एक गैंग के पीछे लगे, जब गन्ना कट रहा था तो 4-5 गैंग का गन्ना कटने लगा। एक गैंग का गन्ना थोड़ी दूर पे था और जो गैंग लीडर था नेपाल में था। तो एक दिन देखे सुबह नेपाल से फोन आ रहा है, तो मैंने उठाया, तो उसने कहा सर आप मेरा गन्ना मत काटो, आपके टर्म में कभी मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा। तो ये तो बड़ी तो ऐसी बात कर रहा है कि तो भाई लेकिन मेरा ये पर्पस तो है नहीं कि मेरे टर्म में क्राइम नहीं, मैं तो क्राइम चाहता हूँ कंट्रोल हो। तो उसके अगले दिन फिर उसका भी गन्ना कटना शुरू हो गया। एंड फाइनली तो उस समय जो चल रहा था तो एनकाउंटर्स भी हुए, कुछ डकैत मारे गए, गन्ना कटाई हुई। द इनिशिएटिव व्हिच एक्चुअली मेड अ चेंज वाज वी कनेक्टेड विद द फैमिलीज ऑफ ऑल दीज क्रिमिनल्स। उसको हमने कहना शुरू किया कि तुम कहते हो कि रत्नाकर अगर पहले थे, लेकिन रत्नाकर यदि रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो सी हाउ अ चेंज कैन टोटली चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ मैन। और जो इस भूमि का संदेश, इसको इस रूप में समझोगे तो परिवर्तन की भूमि है। कभी महात्मा बुद्ध भी आए तो पहले तो राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे, यहीं पर उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। महात्मा गांधी की कहानी भी इसी चंपारण से जुड़ी है, जहाँ पे एक बड़ा कद उन्होंने उस रूप में प्राप्त किया। तो ये ऐसी भूमि है जो परिवर्तन को देखती है, और यदि इसमें लोग मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो निश्चित समाज भी आपको स्वीकार करेगा और आपको भी एक लोग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। इस प्रकार की बातें हम लोगों ने लोगों से करना शुरू की, मोटिवेट करना शुरू किया कि आप मुख्य धारा से जुड़े। एंड इट हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। ऑलमोस्ट 26 गैंग सरेंडर्ड इन स्पैन ऑफ अ ईयर, और जो किडनैपिंग्स 150-100 ऐसी होती थी, इट केम डाउन टू 0 जब मैं बगहा छोड़ के आ रहा था। इट वॉज अ चेंज विच हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। जो मैं देख रहा था कि लोग इसको मानते थे कि तो हो ही नहीं सकता, बट थोड़े से इंटरवेंशन से, विद ऑनेस्ट एटीट्यूड, लोगों से कनेक्ट होने से, विथ अ मैसेज फ्रॉम द हेरिटेज ऑफ द रीजन, थिंग्स चेंज। एंड दैट गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि जब मेरी अगली पोस्टिंग थी वो थी रोहतास। और रोहतास उस समय बहुत कठिन परिस्थिति में था। नक्सल्स वर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द एरिया। एसपी भी अपने घर में सेफ फील नहीं करता था। तो मुझे याद है हम सोया करते थे तो बगल में सेल्फ लोडिंग राइफल लेके सोते थे कि कभी अटैक हो जाएगा। कुछ दिनों पहले जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था, बहुत सारे टाउन्स पे भी अटैक होने की संभावना बनी रहती थी। और घर भी ऐसा था कि वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था, ठीक से बाउंड्री थी, न प्रॉपर डिफेंसेस थे। तो हमेशा वो संतरी भी अलर्ट रहते थे, आसपास में लोग रहते थे। और जो स्थिति थी उसमें 2002 में DFO शहीद हुए थे, 2006 में DSP शहीद हुए थे। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 12 पुलिस मैन वुड लूज देयर लाइव्स इन एंड अराउंड रोहतास। तो मन में हमेशा ये रहता था कि कहाँ पे अटैक होगा और क्या होगा। बट आई वॉज हियर टू मेक चेंज। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एरिया को जानना होगा। आई वॉज इन बगहा, जहाँ भी जंगल था, रोहतास में भी जंगल था। द टेरेन वॉज अ बिट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ जंगल पहाड़ के ऊपर था।
रोहतास में भी था, बट बगहा में इट वाज लाइक प्लेन था, फिर पहाड़ था, फिर प्लेन था, फिर पहाड़ था। यहाँ वन हैड टू असेंड द प्लेट्यू, और प्लेट्यू के ऊपर नक्सल रहते थे जहाँ पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था। और आप तो नीचे थे। बगहा में फ़ोन नहीं काम करता था, यहाँ भी फ़ोन तो नहीं काम करता था पहाड़ के ऊपर, यहाँ वायरलेस भी काम नहीं करता था। तो वायरलेस ऊपर जा करके देयर वाज नो अदर वे यू कुड कम्युनिकेट विद पीपल डाउन, और आपस में भी अगर बात करनी हो तो देयर वाज नो अदर मीन्स अपार्ट फ्रॉम वायरलेस सेट जिससे हम एक दूसरे से ऊपर पहाड़ के ऊपर बात कर पाते। तो 2-3 बार मैं ऊपर गया, और हमारी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि दूरियां काफ़ी थी, कच्चे रास्ते थे, लैंडमाइंस लगे रहते थे, बट वी हैड टू गो। तो हम लोग रिस्क लेते थे, रात में निकलते थे, और बाय फर्स्ट लाइट वी यूज्ड टू असेंड द प्लेट्यू। ऊपर चढ़ गए तो थोड़ी दूर घूमे और दूसरे रास्ते से उतर गए। 2-3 मोटरेबल रास्ते थे जो कच्चे रास्ते थे। तो सर वो डर कभी नहीं लगता था, लाइफ का डर? या देखिए, डर तो उस रूप में अगर आप देखें तो व्हेन यू आर इन अ डेंजरस टेरेन तो डर तो लगेगा ही। आपको लगेगा कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, तो यू आर ऑन द अलर्ट, यू आर लुकिंग एट थिंग्स, यू आर। तो कई बार ईश्वर आपका साथ देता है। मुझे याद है पहली बार, दूसरी बार भी जब गए थे तो रात में एक तो सरप्राइज रहता है, और रात में कोई सोचता नहीं था कि पुलिस इतनी हिम्मत करेगी। तो पहले तो मेंटल बैरियर उनका था कि पुलिस आएगी रात में, तो कोई सोचा ही नहीं था। तो वी टू टेक द नाइट। तो 2 बार तो सब कुछ ठीक रहा। थर्ड टाइम जब गए थे तो उस समय हल्की बारिश हो रही थी। इट वॉज 3 सितंबर 2008, और उस समय बारिश हो रही थी। हम लोग नीचे से चढ़े, उसी तरह से आए, तो बारिश में गाड़ियां कम ही चलती हैं, लोग भी नहीं रहते हैं, सब घर में रहते हैं, किसी ने देखा नहीं होगा। बाय फर्स्ट लाइट 5 बजे सुबह एक सोली गांव वहां पहुंचे थे, और नॉर्मल सीन था, कोई दातुन कर रहा था, कोई खेत में था। लोग अचानक देखे कि इतनी सारी गाड़ियां आ गई। नक्सल एक स्कूल बिल्डिंग में थे, करीब 30 थे उसके अंदर, और 30 लोग आपस में गांव में अलग अलग घरों में रुके थे। और मुझे तो पता नहीं था कि नक्सल वहां रुके हुए हैं। तो हम तो ऐसे ही पहुंचे थे कि वहाँ स्कूल देखेंगे, कि स्कूल में कहीं आगे जाके पुलिस कैंप्स लगाने पड़े जो ऑपरेशन करें। तो अचानक जब गाड़ी मुड़ी तो संयोग देखिए उसमें मेरी गाड़ी थी, एक सिविल गाड़ी थी, और आगे डीएसपी चल रहे थे जो पुलिस वाली गाड़ी में थे। जब रास्ता मुड़ना था गांव में तो अचानक वो जंगल का रास्ता था तो भटक गए। तो मेरे ड्राइवर को रास्ता पता तो आगे हो गए, तो मैं सबसे आगे था। तो मेरी गाड़ी टवेरा थी, आगे पहुंचे स्कूल की बिल्डिंग के पास। तो सबसे आगे जब पहुंचे मैंने देखा एक व्यक्ति वर्दी में है, सेल्फ लोडिंग राइफल लेकर संतरी पोजीशन में खड़ा है, और मैं उसके सामने बिल्कुल फायरिंग रेंज में 6 फीट दूर हूँ। तो फॉर अ मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे लगा यार एसपी तो मैं हूँ, मैंने तो किसी की ड्यूटियां लगाई नहीं, तो यहाँ संतरी कैसे आ गया। जब तक ये सोच ही रहे थे कि ड्राइवर चिल्लाया माओवादी है, और पीछे गार्ड कूदे, हम भी कूदे, मेरे ऊपर डीएफओ बगल में बैठे थे वो कूदे। इट वाज वो जो फॉर्चुनेटली इनफ कि जो व्यक्ति था हैड ही टेकन दैट शॉट, तो आपके साथ आज कहाँ पॉडकास्ट में बैठते हैं। तो उसके लिए भी सरप्राइज थोड़ी डरा, उसको लगा कि मेरे साथी अंदर, उनको कम से कम अलर्ट कर दें कि पुलिस आ गई है, इसके पीछे और भी पुलिस आई हुई है। 5 बजे सुबह पुलिस आएगी तो उसके भी कल्पना से इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसको भी समझ में नहीं आया। तो जब तक थोड़ा हल्ला हुआ, लोग उधर भागे, कुछ इधर भागे, गाड़ियों से लोग कूदे, तब तक ऊपर एक संतरी सो रहा था। तो ही वोक अप एंड ही स्टार्टेड फायरिंग ऑटोमेटिक बर्स्ट राउंड। तो मैं भी उस समय इतना सोच के, तो हम लोग इनकाउंटर सोच के तो कोई गया नहीं था, तैयारी थी, पर अचानक इनकाउंटर जब होता है तो यू नेवर नो कि अचानक हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मैंने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, और मैंने देखा कि ये तो दूर से भी कोई देखेगा तो सीधा शॉट मैं ही बनूंगा। तो सबसे पहले टी शर्ट उतार के फेंके वहीं, फिर क्रॉल करके वो बगल में पोजीशन लिए, कुछ गोलियां चलने लगी ताबड़तोड़, आवाजें आ रही थी, लग रहा था बगल से निकल रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं। एंड आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ कि अभी तक तो सब ठीक है, लगा नहीं है। और फिर सबके साथ वही स्थिति थी, कोई कहीं कोई कहीं, एंड आई कुड सी कि सब कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर से गोली चला रहे हैं। एंड आई वाज ट्राइंग टू टेक कवर, एट द सेम टाइम देख भी रहे थे हो क्या रहा है, ये जगह सेफ है नहीं है। तो 10 मिनट तक इट वाज टोटल केओस। 1000 से ऊपर गोलियां चल चुकी थी। उस समय 2 एंटी लाइनमैन व्हीकल्स हमारे साथ थी जो बुलेट प्रूफ होती हैं। तो उसमें एक के ड्राइवर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो सीधा खेत के होते हुए स्कूल के पास आया। एंड नाउ द संतरी जो ऊपर से गोली चला रहा था, नाउ ही वाज इन फायरिंग रेंज। तो वो फिर नीचे भागा और स्कूल के अंदर फायरिंग बंद हो गई। उसमें हम लोग स्कूल के अंदर फायरिंग कर भी नहीं पा रहे थे। उस स्कूल के अंदर कम से कम 100 बच्चे थे, क्योंकि ये इट वाज अ हॉस्टल ऑफ द SC/ST डिपार्टमेंट, जिसमें ट्राइबल बच्चे जा रहे थे। वो बच्चों को हमने पहले ही बीच में बिठा दिया था कि ताकि वो इधर उधर भागेंगे तो किसी को गोली लग जाएगी। और देन वी स्टार्टेड अ सर्च ऑफ द प्रीमाइसेस। नक्सल सारे जंगल में भाग चुके थे। उसमें 3 पुलिस राइफल्स मिली, 1 ट्रैक्टर लोड मेडिसिन मिला। पता चला कि नक्सल पिछले 15 दिनों से मेडिकल कैंप चला रहे थे और पूरे पहाड़ के लोग यहाँ पे आके इलाज कराते थे। डॉक्टर झारखंड से आए थे और एक पकड़ा गया वहाँ पर से, वैसे ने बताया, बहुत सा लिटरेचर मिला। तो जो भी हम लोग कलेक्ट कर सकते थे जल्दी जल्दी वो हमने सीज किया और
हुआ कि यहाँ जल्दी निकलो, नहीं तो फिर कहीं आगे अटैक होगा और रास्ते में फिर कोई ब्लास्ट होगा। तो उसके बाद मैंने इस पूरे ब्लॉग को लिखा भी है। मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, मैंने कहा माता आज आपने सबको बचा लिया, नहीं तो आज तो कुछ भी हो सकता था। इट वॉज द क्लोजेस्ट एनकाउंटर एवर हैड इन माई लाइफ। उसमें अगले 6-7 दिनों तो गोलियां लगती थी, कान में अभी चल रही हैं। दैट वाज वन ऑपरेशन जिसमें पहली बार पुलिस नक्सलियों की बांध में घुसी थी। इससे पहले तक जब भी जाती थी तो पुलिस को कुछ ना कुछ मतलब नुकसान ही सहना पड़ता था। बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसी के बगल में डीएफओ भी शहीद हुए थे। तो नक्सल्स के ऊपर इसका बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ। दे वर टोटली डेमोरलाइज्ड कि कभी भी पुलिस आके हमारे यहाँ आ सकती है और ऐसे सामने से आ जाएगी, एसपी भी पागल है या क्या, मतलब कैसा है। तो उसके बाद 20 दिन बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ। तो उस ऑपरेशन में मुझे लगा कि हर ऑपरेशन एसपी तो नहीं जाएगा, अब हर बार एसपी क्यों जाएगा। तो फिर उसमें डीएसपी ने प्लान किया, और जैसा मैंने बताया टेरेन बड़ा टफ था। तो उसमें हुआ कि ऑपरेशन ऐसा होगा कि एक तरफ रोहतास से पुलिस जाएगी तो कैमूर से जाएगी। इस पर हम लोग रोहतास से चले थे तो गोलियां चली थी, आप लोग कैमूर से आइए। तो वैसा ही हुआ, बट रास्ता खराब था तो एक जिप्सी में उसकी पत्ती टूट गई। ऊपर से फोन तो चलता नहीं था, किसी ने वायरलेस किया थाने को, वहां पता चला कि पत्ती टूट गई। अब वहाँ खोजा जाने लगा कि भाई कोई आदमी हो, मैकेनिक हो जो उसको बना दे, तो पहाड़ पे हमारी जाके गाड़ी फंस गई है। वो तो जितना टाइम रहेगा तो इट इज अंडर थ्रेट, कोई अटैक करेगा। तो खैर मैंने फिर कन्वे किया कि आपको हम एक मिस्त्री भेज रहे हैं डेहरी ऑन सोन से, इट विल टेक अबाउट 2 hours टू रीच यू, लेकिन आप वहाँ से वापस जैसे ही ठीक होता लौट जाइएगा। कम्युनिकेशन इतना ही हुआ था, लेकिन ऊपर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग आए हैं रेड करने, तो आधी पार्टी यहाँ छोड़ देते हैं, आधी पार्टी आगे चली जाएगी और आधी पार्टी देखती हुई उधर से उतर जाएगी, आप लोग लौट जाना। फिर कंफ्यूजन हुआ, जब तक मिस्त्री पहुंचता उससे पहले गाड़ी ठीक हो गई और उसके करीब आधे घंटे पहले पहली पार्टी आगे निकल चुकी थी। तो पहली पार्टी निकली, अच्छे से आई और उसने आगे जाके मुझे खबर किया कि सर हम लोग आ गए हैं, वी आर सेफ। दूसरी पार्टी लौट जाएगी। मैं भी निश्चिंत था। उसमें 3 लैंडमाइंस मिली थी, एक 100 kg का, एक 50 kg का रास्ते में, जो कि टारगेट करने के लिए रखी हुई थी। लेकिन पहली पार्टी ने बताया, मैं भी आश्वस्त हो गया। सेकंड पार्टी से कम्युनिकेशन था नहीं, मैं सोच रहा था वो भी आके फोन करेंगे। तभी अचानक फोन आना शुरू किया हुआ एसटीएफ हेडक्वार्टर से, अरे 2 लोगों को गोली लगी है, क्या हुआ। तो आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया क्या हुआ। फिर मुझे भी फोन आया तो पता चला कि दूसरी पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि अगली पार्टी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम नहीं गए तो हो सकता है उनको लगेगा कि हमको छोड़ के चले गए। एंड फॉर दैट रीजन जब आगे बढ़े तो उसी सोली गांव के पास जहाँ पहला इनकाउंटर हुआ था, एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। और लैंडमाइन ब्लास्ट में जो गाड़ी मेरे घर पे रहती थी, उसमें मेरे ही घर के जवान थे, नीचे आई, चक्के उड़ चुके थे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट था। वो कहानियां बाद में उन लोगों ने बताई। और देन फायरिंग स्टार्टेड। उस समय तो किसी को कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने डिसाइड किया कि गाड़ी को ले तो जा नहीं सकते, रिपेयर भी नहीं कर सकते, तो दे लेफ्ट द व्हीकल देयर और वायरलेस सेट उससे निकाल करके पैदल चलना शुरू किया। 10 किलोमीटर जब आगे आए तब वहां पर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब रात हो गई है, अगर पैदल रुकेंगे तो फिर फायरिंग होगी, तो क्यों ना हम स्पीड में गाड़ी लेके नीचे उतर जाते हैं। कच्चा रास्ता था और नीचे की लैंडमाइंस जो थी वो क्लियर हो चुकी थी। एक 100 kg, एक 50 kg पहले मिल चुका था, फर्स्ट पार्टी ने निकाल दिया था। तो दे स्टार्टेड कमिंग डाउन। लेकिन नक्सल्स न्यू कि ये लोग आएंगे, तो दे हैड प्लांटेड एन एम्बुश। उसमें जब गोलियां चली तो 1 person डाइड ऑन द स्पॉट एंड 2 more वर इंजर्ड। दैट वाज लाइक वेरी अनदर शॉक फॉर मी कि यार मेरे रहते हुए आई सेंट माई पार्टीज, वन ऑफ देम डाइड। ये तो बड़ा खराब है, ऐसा नहीं चलेगा। आई हैव टू टेक द लीड अगेन। और तब मुझे लगा ऐसे भी नहीं करेंगे कि नाउ वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स इन अ वे कि हम लोग। तो फिर मैंने 2-3 निर्णय लिए टेक्टिकली कि हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो साथ में रहेंगे बट पैदल चलेंगे और वी विल गिव देम सरप्राइज। पहली बार हम लोगों ने सरप्राइज दिया, वी वर सेफ। इस बार सरप्राइज ब्रेक हुआ फॉर दिस मैकेनिकल डिफेक्ट, तो दे टुक एडवांटेज। तो अब जो हम लोग तैयारी करेंगे इट विल बी लाइक फुल तैयारी। विल टेक अ डॉक्टर्स टीम, विल टेक अ टीम ऑफ मैकेनिक्स, विल टेक अ कैमरा टीम एंड विल गो इन फुल फोर्स। And that is how the biggest operation of Bihar against the Naxalites was planned in 2008. उस समय डीजीपी थे हमारे DN गौतम साहब। तो उससे हम लोगों ने कहा कि ऑपरेशन जो इतना बड़ा हो रहा है, we had taken 1000 men in the forest of Rohtas and Caimur, और उसमें तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन विध्वंस। और उसको इस स्केल पे लॉन्च किया गया। 3 पार्टीज थी, एक को मैं लीड कर रहा था, एक को एसपी कैमूर लीड कर रहे थे, और एक पार्टी एम्बुश में नीचे अलग अलग स्पॉट्स पे थी। इट वॉज अ 4-night ऑपरेशन। पता होता है कि आप एक रात रुके, फिर ड्यूरेशन उसका इतना लंबा इसलिए था क्योंकि डिस्टेंसेस वर ह्यूज। आपको अगर नीचे से किसी गांव जाना हो तो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर एक दिन पैदल तो आप जाएंगे नहीं, तो एक दिन आप मैक्सिमम 10 to 15 किलोमीटर आप चलेंगे, देन यू टेक अ हॉल्ट, नेक्स्ट डे अगेन यू स्टार्ट। तो वैसे करके हम लोगों ने प्लान किया था। और इस बार वी हैड
गॉट सैटेलाइट फोन्स फ्रॉम झारखंड। उस समय तक हमारे पास फ़ोन नहीं थे, वायरलेस काम करता नहीं था। सैटेलाइट फ़ोन होने से ये था कि हम नीचे कम से कम कम्युनिकेट कर पा रहे थे कि हम ठीक हैं, क्या है, अगर हेलीकॉप्टर भेजना हो तो कहाँ भेजना है, और सारी तैयारी हमारे पास थी। हम लोगों ने टेंट भी ले के चल रहे थे, सबका खाना लेके चल रहे थे, जहाँ रुकते थे संतरी पोस्ट लगते थे। I have also shared some videos on my YouTube channel कि कैसे and this is a very famous operation of yours. और उसमें फिर जब चलने लगे तो उसमें पूरे ऊपर जितने गांव थे उसमें पुलिस कभी ऐसे तो रात में गई ही नहीं थी। तो लोग भी हमको बड़ी अलग तरीके से देखते हैं, कैसे पुलिस वाले हैं, कहाँ ये रात में यहाँ भटकने आए हैं। और गांव तो देख के लोग तो भाग ही जाते थे, क्योंकि उससे पहले पुलिस जब जाती थी तो रेड करने जाती थी, तो उनको लगता था हमको अरेस्ट करने आई है। जो गांव के बच्चे थे वो हमको देखने आते थे कि कौन है, क्या करते हैं। एक गांव है उसका नाम तो भक्करवा, तो मुझे याद है अक्टूबर 2008 में वहाँ के बच्चे शाम में जब जमा हुए तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि किसी ने कहा सर ये गाँव वाले जो हैं स्पाइंग करने के लिए भेजे हैं। तो 2-3 बच्चों को मैंने बुला के पूछा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उससे कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा बल्ब है। तो उन लोगों ने बल्ब देखा ही नहीं था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कब बल्ब बनाया, और 2008 में हम लोग बात कर रहे थे ऐसे बच्चों की जिन्होंने बल्ब नहीं देखा था। तो मुझे लगा इसमें कुछ, अब तो we'll have to connect with these people, and otherwise तो ऐसे ही इतने कटे हुए हैं, they have not even seen a bulb, तो नक्सल के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं होगा। And then we started कि अपने घर वालों को बुलाओ, we started engaging them in a dialogue। उसका जिस गांव में जाते we used to call the people and we used to engage in a dialogue। फिर उससे पूछते, and we found कि जितने भी लोग मिलते थे बोलते थे कि हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, हम तो यहाँ के राजा थे, रोहतास किले हमारे पूर्वजों ने बनाया, खरवार भी बोलते थे, उरांव भी बोलते थे। There was sense of pride and there was a feeling कि जो अभी जो सरकार की व्यवस्था है वो हमको ठीक से हेल्प नहीं कर रही है, हमारे लिए वो काम नहीं कर रही, इसलिए हम लोग सरकार के अगेंस्ट है। क्या तुम्हारे पूर्वज इतने अच्छे थे, उन्होंने रोहतास किले को तब बनाया जब चीज़ें नहीं थी। फरिश्ता जो मुगल जब आए उन्होंने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, तो सोचो तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, वो डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव, तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा माहौल बना दिया है कि अपने जिले से भी कोई नहीं आता। एने अकबरी पढ़ते हो तो पाते हो 200 झरने हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इस कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट पैराडाइज, लेकिन इसको ऐसी स्थिति होगी कौन आएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने लोगों का मन बदलने का प्रयास करना शुरू किया, और तब एक मेजर ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू किया, अपार्ट फ्रॉम द फोर्स फॉर अ डोमिनेटिंग ऑपरेशन चल रहा था, कनेक्ट विद द पीपल इन द नेम ऑफ सोन महोत्सव। उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई हर गाँव में हम लोग जाएंगे, जाड़े का समय था, कंबल बांटेंगे, लोगों के साथ खाना खाएंगे, मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, जो काम नक्सल कर रहे थे वो हम करेंगे, और फिर लोगों से उनके इतिहास की बात करेंगे। तुम कहते हो कि हम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, उनके पुत्र रोहिताश हमारे पूर्वज हैं, तो इन बातों को जब कहते हो तो सोचो उनके गुण क्या थे, क्या वो आपस में संघर्ष करते थे जैसा तुम करते हो। और ये बातें तो हम लोग कर ही रहे थे। साथ में एक दूसरा इनिशिएटिव हम लोगों ने ये किया कि जितने लड़के थे जो आदिवासी थे उनको हम लोगों ने कहा कि रोहतास किले को फिर से इसके गौरव को पुनर्स्थापित करना है, विल इंश्योर दैट इट बिकम्स अ टूरिस्ट साइट। तो इसके लिए आपको टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग हम देंगे, ताकि अगर लोग आएंगे उस समय उनको, जिसने बल्ब नहीं देखा उस क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड कौन समझेगा। लेकिन हम लोगों ने उनको स्पेशली उस समय पटना से मौर्य होटल से बुला के हम लोगों ने लोगों को ले गए, और उनके साथ हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। तो करीब 3 दिन का कैंप लगा, 2 दिन का कैंप लगा, ऐसे बुला के युवकों को हम लोग ट्रेनिंग दिया करते थे। वो फेथ आप पूरा बना रहे थे। तो उस पर लोग जब थे तो उनके मन में जब उन्होंने देखा कि टूरिस्ट क्या होता है, लोग आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ समय के बाद दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द नक्सल्स। वो तो गांव में आते थे, लोगों को बुलाते थे, दे शुड टेक क्लासेस कि तुम्हारे वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। तो ये चीज़ें चल रही थी। उसी बीच में हमने देखा कि उस क्षेत्र में इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन के लिए जब भी प्रयास होता था तो पुलिस पर गोलियां चलती थी, पार्टीज लौट जाया करती थी, तो इलेक्शन कराना बड़ा आवश्यक था। तो हम लोगों ने कहा कि पहाड़ पर इस बार इलेक्शन कराएंगे। तो सरप्राइज के रूप में धनसा गांव में वहाँ पर बीएसएफ की कंपनी स्थापित हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस ऑफ 2009 लोकसभा। इलेक्शन पूरी तैयारी थी, ऊपर दिल्ली फोर्स जा रही थी, आ रही थी। 16 अप्रैल 2009 को इलेक्शन होना था। अचानक 14 की रात को जब मैं पुलिस लाइन में बैठा था, फोन आया कि गोलियां चल रही हैं, एक जवान को गोली लग गई है। सैटेलाइट फोन से ही फोन आया था ऊपर से। बड़ा अजीब लगा, ये कैसे हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी, उस पर गोली किसने चला दी, तो नक्सली और कौन चलाएगा। तो गोलियां चल ही रही हैं, पता नहीं कितने लोगों को लगी हुई है। तो मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो पता नहीं, पता इट विल बी ब्लडशेड हो सकते हैं। एक दिन इलेक्शन भी था,
तो हम लोगों ने कहा कि आप आराम से रहिए, धीरे धीरे आप टैक्टिकली अगर सारी गोलियां आपने चला दी तो रात में आप पर वहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता है, तो आप थोड़ा धैर्य के साथ करें और हम लोग पहुँचेंगे, सुबह पहुँचेंगे फर्स्ट लाइट। तो जब सुबह पहुँचे थे तो उस समय रात में करीब 1-2 बजे तक गोलियाँ चली थी और काफ़ी गोलियाँ चली थी और इतनी गोलियाँ चल चुकी थी कि उस कंपनी को हम लोग विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उस समय पूरे इलेक्शन में सारी फोर्सें डिप्लॉयड थी, अगले दिन इलेक्शन था, गोलियाँ कहीं से आती भी तो उसमें समय लगता है एंड वी कुड नॉट कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम जिस समय होना था। करीब 6 बूथ हमारे बच गए थे, 3 बिल्डिंग्स थी जिसमें हम इलेक्शन नहीं करा सके, लेकिन इलेक्शन वहीं कराना था, ये तो बड़ा तय था। तो कैसे हो, एक कंपनी गई उस पर अटैक हो गया, तो अब उसकी प्लानिंग होनी शुरू हुई कि वहाँ पर इलेक्शन तो वहीं कराना है, क्योंकि अगर नहीं कराते हैं तो लोग मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे। तो उसकी जब प्लानिंग हुई तो 3 बिल्डिंग पर 16 कंपनी फोर्स का हम लोगों ने डिमांड किया और 16 कंपनीज मिली और 16 लोगों के साथ केवल 3 बूथ पर वोटर्स के लिए तैयारी की गई। उसमें इस रूप में तैयारी की गई कि हेलीकॉप्टर्स भी रहेंगे, अगर कुछ होता है तो लोगों को रेस्क्यू करके ले भी जा सकते हैं, और ईवीएम भी जब हमारी इलेक्शन हो जाएगी तो ईवीएम हम लोग चॉपर से भेज देंगे। तो इस प्रकार से ऑपरेशन प्लान हुआ। इट वॉज नॉट जस्ट एन इलेक्शन, इट वॉज ऑपरेशन इलेक्शन। वो इलेक्शन कराना था वहाँ पे, 3 रास्तों से पुलिस चढ़ी और फाइनली वहाँ पे उस एरिया को उन्होंने डोमिनेट किया और इलेक्शंस समय पर सुनिश्चित हुए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन विच मैनी ऑफ द ट्राइबल्स वोटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इलेक्शंस में लगभग 50% लोगों ने मतदान किया उस क्षेत्र में जहाँ पर लोग पहले कहा करते थे कि बहिष्कार होता है और नक्सल्स का इस प्रकार का प्रभाव था। अब इन सभी चीज़ों का ऐसा असर पड़ा कि लोग धीरे धीरे हमारे मुख्य धारा से जुड़ने लगे। नक्सल्स भी काफ़ी परेशान थे, बीच में छिटपुट अटैक करते थे, लेकिन लोगों का दबाव उन पर बनने लगा एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन अ मूवमेंट ऑफ द पीपल इन विच लोग उनका खुलकर विरोध करने लगे और ऐसा अल्टीमेटली प्रेशर बना कि सभी नक्सल्स को भी आर्म्स के साथ सरेंडर करना पड़ा। और दिस वाज अ चेंज विच नो वन हैड थॉट ऑफ। अगर आप से 5 साल पहले भी किसी से पूछते तो लोग इतने परेशान थे कि नियति मान चुके थे। तो बगहा का एक्सपीरियंस, रोहतास का एक्सपीरियंस, इन दोनों एक्सपीरियंस ने मुझे यही सिखाया कि प्रॉब्लम कितनी भी कठिन हो, यदि हम सिंसियरिटी के साथ एक प्रयास करते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए और स्पेशली लोगों को जोड़ते हैं विद अ मैसेज कनेक्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, विद अ मैसेज कनेक्टिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, तो चीज़ें बदलती हैं। और बिहार से बड़ा फर्टाइल ग्राउंड क्या हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो उपनिषद की भूमि रही, जिसने कभी अखंड भारत को स्थापित किया, जिसने कभी विश्वविद्यालय दिए, जिसने शून्य दिया। वी हैड सो मेनी अचीवमेंट्स विच कैन डेफिनेटली मोटिवेट एंड इंस्पायर अस कि हम आज उससे बड़ा कर सकते हैं। तब तो ऐसे संसाधन नहीं थे, आज तो हैं, तो आज तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, एक छोटी सी नौकरी के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है, छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं, जबकि बिहार में क्या नहीं हो सकता है। एक समय दुनिया भर से लोग आते थे। तो इन चीज़ों को सोचते हुए जब मैंने देखा कि लाइव एग्जांपल्स ये हैं कि 2 जिलों को तो मैंने बदलते देखा है और इस रूप में देखा है जिसको लोग असंभव मानते थे। आज बिहार की यदि हम बात करें तो जिससे भी हम कहेंगे कि विकसित बिहार बन सकता है बाय 2047, तो हर आदमी कहेगा नहीं, ये तो संभव ही नहीं। बहुत सारे कारण गिनाएंगे, वो कहेगा पॉलिटिक्स बड़ी खराब है, जातिवादी पॉलिटिक्स है, चीज़ें बदल नहीं सकती, आप कैसे चेंज करोगे। सीधी सी बात है, कोई भी कहेगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार को मैं जानता हूँ, उसके संदेश को जानता हूँ, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, कि यदि लोग उस संदेश को समझे और जुड़े तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में हम देखेंगे। दैट इज हाउ ऑन 22 of March 2021 आई गेव अ कॉल, लेट्स इंस्पायर बिहार। उसका इनिशियली जो कॉल था वो इस रूप में था कि जो भी लोग प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से कुछ करें, और एक मैसेज मैंने शेयर किया कि क्यों ना हम लोग इसको इस रूप में लें कि आप वॉलंटियर करें कि हम बिहार के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ अंशदान करेंगे, एंड देन वी मेक ग्रुप्स एंड चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट पीपल हु हैव सिमिलर फीलिंग्स इन डिफरेंट एरियाज। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। तो जुलाई 2021 के आसपास हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू किए, और इतने लोग बिहार को बदलते देखना चाहते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया। आज ऑलमोस्ट 1,60,000 लोग इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं डायरेक्टली, और इसके अलावा बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जिसमें भी हजारों लोग हैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में 25,000 स्कूल्स जुड़े हैं, एंड दैट इज एसोसिएटेड नाउ विद लेट्स इंस्पायर बिहार। सखी बहन पाएक महिलाओं का समूह है जो मिथिला में काम करता है, उसमें 40,000 वुमेन जुड़ी हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के इंस्टीट्यूशन आज इस कैंपेन को गति दे रही हैं। सर, आपका ये कैंपेन लेट्स इंस्पायर बिहार क्या आपको पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहा है? देखिए, कहाँ ले जा रहा है यदि मुझसे पूछिएगा तो मैं तो यही कहूँगा विकसित बिहार की ओर ले जा रहा है। और
जिस रूप में मैं देखता हूँ तो पॉलिटिक्स से चेंज तब तक बिहार में संभव नहीं है जब तक सोसाइटल चेंज बहुत बड़ा नहीं। आज बिहार का जो समाज है वो खंड खंड में बटा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि छोटे छोटे जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों में हम उलझे हुए हैं। और जब ऐसे उलझते हैं तो पॉलिटिक्स या जो राजनीतिक पार्टीज हैं तो उनकी व्यवस्था है कि इसी समाज के आधार पर अपनी राजनीति उनको करनी है। तो कैंडिडेट के चयन में भी कास्ट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द सुटेबिलिटी और द विजन ऑफ द कैंडिडेट। लोग भी जब चुनते हैं तो कहाँ देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कैसा है, वो तो देखते हैं मेरी जाति का है या नहीं। तो ऐसा चलता रहा तो पॉलिटिक्स से चेंज कहाँ आएगी। तो लोगों के माइंडसेट में चेंज लाना होगा। और इसके लिए जो मैंने बात की, जैसे बघा, रोहतास, लोगों से जुड़े बातों को हम लोगों ने किया। तो बिहार के हेरिटेज की बातों को कर कर हम लोगों से जुड़ रहे हैं और उनसे प्रेरित करें कि आप कुछ अंशदान कीजिए। तो अभी तो मैं कहूँगा 4 साल अब होने जा रहे हैं। 22 मार्च 2025 विल बी 4 years ऑफ LIB। बीआर ओपन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अबाउट 23 फ्री एजुकेशन सेंटर्स पूरे बिहार में आज स्थापित हैं, जिसमें 19 are being run by females, which shows कि बिहार बदलने के लिए कितना तत्पर है, महिलाएं सामने आ रही। तो गार्गी चैप्टर आज बिहार में एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है महिलाओं का, जो बिहार को बदलते देखना चाहती हैं। लगभग 10,000 ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो या तो उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, और दे आर इन वेरी सीनियर पोजीशंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड वी हैव एसोसिएटेड देम टू गाइड आवर यूथ हु वांट टू सेट अप स्टार्टअप्स। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब बिहार में एक मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स नहीं होगी, एक रेवोल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम बिहार को विकसित रूप में देख ही नहीं सकते। बाय गवर्नमेंट जॉब्स वी कैन हार्डली सेटिस्फाई अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन। बिहार की जो पॉपुलेशन है आज लगभग 14 करोड़ है, उसमें 30 साल से कम उम्र के 9 करोड़ लोग हैं। तो इमेजिन कि अगर 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार हम चाहते हैं जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो वी हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू क्रिएट जॉब्स फॉर 9 करोड़ पीपल इन द नेक्स्ट 20 years। वो इट कैन नॉट हैपन अनलेस वी थिंक ऑफ हाउ टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, हाउ टू क्रिएट यूथ हु कैन बिकम जॉब क्रिएटर्स। और इसके लिए समाज के हर वर्ग को काम करना होगा। यदि हम जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे तो क्या होगा। किसी भी जाति का कोई बच्चा अगर पढ़ा नहीं ठीक से तो बिहार का ही नुकसान है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के बिहार में क्या कर सकते हैं, वी शुड ट्राई टू मेक दैट चेंज। तो एक तो हमें पूरी पॉपुलेशन में फोकस करना होगा टू मेक इट स्किल्ड, टू मेक इट एजुकेटेड, और साथ में वी हैव टू मेक सम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो हमें मोटिवेट करें टू डू समथिंग ग्रेट। जैसे बिहार को प्राचीन काल में याद कीजिए तो वी हैड सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन नालंदा, विक्रमशिला, विश्व भर से लोग पढ़ने आना चाहते थे। तो वैसे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हमको आज भी तैयार करने होंगे। आज अगर आप सोचें तो आपको समझ में आएगा ऐसा तो कोई सेंटर कैसे बनेगा बिहार में। वी आर इमिटेटिंग पीपल। तो मैंने जब पहली कहानी शुरू की ना कि इमिटेट करना, और मैं करता था तो आई वॉज नॉट रीचिंग दैट लेवल, बट जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो आई क्रॉस दैट लेवल जो मैं सोचता था। तो बिहार को कुछ वैसा ही सोचना होगा। वी हैव टू थिंक ओरिजिनल, वी हैव टू थिंक बिग, और जब सोचेंगे ऐसा निश्चित हम इसलिए करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा है, मैंने एक दो जगह टॉक भी शेयर किया है। तो उसमें आई वाज एस्टोनिश्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम US अप्रोच्ड मी दैट दे वांटेड टू विजिट मुंगेर, और जाना चाहते थे बिहार स्कूल ऑफ योगा में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल तक ले जाने में रिसर्च कर रहे थे कि कैसे उसको और नजदीक ले जाए। एंड द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड दे फाउंड वाज मुंगेर। तो आप सोचिए कि आज भी ऐसा कोई सेंटर बिहार में है जहाँ दुनिया भर से लोग वहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो तब मुझे लगा जब एक सेंटर कर सकता है तो बाकी अन्य हम क्यों नहीं कर सकते। वी हैव टू थिंक ऑफ लीडर्स, थॉट लीडर्स हु वांट टू इन्वेस्ट सम टाइम। जैसे मैंने भी विदेश में नौकरी लगी छोड़ के आज कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे और लोगों को जुड़ना होगा साथ में जो सच में चाहते हैं बिहार। और लेट्स इंस्पायर बिहार। बहुत ऐसे लोग जुड़ गए जो विदेशों में रहते हैं, कोई गुजरात में रहता है, कोई मुंबई में है, कोई हैदराबाद में है, बट दे वांट टू मेक चेंज एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट चेंज। तो LIB के जितने प्रोग्राम्स होते हैं आप देखेंगे बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं जो दशकों पहले बिहार छोड़ चुके थे, बट दे आर नाउ कमिंग टू सीतामढ़ी, दे आर कमिंग टू बेतिया, और आके अपने यूथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं। विजन है कि जो भी लोग बाहर चले गए उनके लिए दैट दे शुड कनेक्ट विद द यूथ ऑफ देयर ओरिजिन, जिस गांव से आप आते हैं, जिस टाउन से आते हैं। यदि अपने स्कूल को मेंटर कर सकें, मेंटर करने का मतलब है कि आप यू कैन ऑल्सो असिस्ट फाइनेंशियली इफ यू कैन क्रिएट सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर ओन स्कूल जो आपके गाँव में है, या आप वहाँ के बच्चों के लिए वर्चुअल क्लास ले सकते हो, या जब आप आते हैं छुट्टी में उस समय आप कुछ सेशंस ले सकते हो। इस रूप में बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लगभग 50 स्कूलों में पूरे बिहार में ऐसे लोग कनेक्ट हुए जो अपने स्कूल से कनेक्ट कुछ कर रहे हैं। किसी ने लाइब्रेरी बना दी, किसी ने लैपटॉप्स दिए, बहुत छोटे प्रयास है, बट द स्केल वी आर थिंकिंग ऑफ इसकी हर गाँव में ऐसे लोग उस स्कूल के साथ अगर जुड़ेंगे तो एक सोसाइटल चेंज डिफरेंट आएगा। इसी एफर्ट में हम लोग आगे लोगों को जोड़ रहे हैं, मेकिंग 23 सेंटर्स, होल्डिंग 250 मेडिकल कैंप्स, having 350 startups working and moving ahead,
इज नॉट गोइंग टू मेक अ बिग चेंज, बट ये नंबर्स जब हमारे लाखों में चले जाएंगे तो एक बड़ा चेंज है, उसी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत लोग पूछते हैं हमने 4 साल में क्या किया, तो मैं तो ये कहता हूँ मैं बीजारोपण कर रहा हूँ, वृक्ष कब बनेगा तुमको स्वयं देखो तो अचंभित हो जाओगे, जो कि ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं। और रोहतास में जैसे हम लोग जब कर रहे थे तो इनिशियली जब टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दे रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे थे कि रोहतास पुलिस पर्यटकों का स्वागत करती है, तो वो हंसते थे कि जहाँ पर ऐसे नक्सल हैं, इतना खतरा है, कौन टूरिस्ट जाएगा, बिना मतलब पैसा बर्बाद कर रहे हो। और जब रिजल्ट आया तो वही लोग आज कहते हैं कैसे बदल गई चीज़ें। तो उसी प्रकार से बिहार में कहता हूँ LIB के साथ जुड़िए, थोड़ा सा आप अंशदान दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में गाइड कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप कुछ लोगों को फ्री मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं। वॉट एवर वे यू कैन असिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट, ट्राई टू दैट वेरी बिट, छोटा सा। बहुत लोग जब इस रूप में सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, तो आप देखेंगे चीज़ें एज अ कलेक्टिव बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्षमता हम में आज भी है जो तब थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो बिहार के यूथ पढ़ने में किसी से पीछे नहीं है जी, बिल्कुल। और बिहार के बाहर जितने इंस्टीट्यूशंस है उसमें अगर आप टॉपर्स की देखेंगे, जैसे भोपाल में मैंने एक कहानी बताई आपको, तो उसमें अधिकांश लोग बिहार के होंगे। IIT कानपुर की मैंने बात कही, जितने भी टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, IAS IPS में अच्छी संख्या में बिहार के लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट अपने बिहार को हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा अगर हम उसको रिवर्स करके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, दैट्स इंस्पायर बिहार। तो इसी में हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं। आज संख्या डायरेक्टली जुड़े वॉलंटियर्स की 1,60,000 है। आई एम लुकिंग एंड फोरसीइंग अ विजन जिसमें 2028 तक बिहार के हर गांव में, पंचायत में एक चैप्टर हमारा बना हुआ रहे। मैं उसी रूप में लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोग जुड़ें, अपने गांव से लोगों को जोड़ें, और 2028 तक एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स हमारे हर जिले में स्थापित हो जाएं, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इफ वी आर एबल टू डू दैट बाय 2028, दैट विल एक्चुअली ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे 2047 तक हम एक डेवलप्ड बिहार बना सकते हैं। बाकी हम बातें करते रहें, कुछ करते होगा नहीं, बट ये अगर छोटा छोटा प्रयास हमने किया तो 28 में बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 2047 ग्राउंड हम तैयार कर देंगे। और इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। इट कैन नॉट हैपन अनलेस पीपल कम टुगेदर, राइज अबाउट डिस्पैरिटीज ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, और मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। सर, सपोज आप कभी पॉलिटिक्स में गए, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे या खुद एक अपनी लेट्स इंस्पायर बिहार की पार्टी बना करके और फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? तो ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स से बड़ा काम है। पॉलिटिक्स में तो मतलब क्या आएंगे, कब जाएंगे, तो मेरा विचार बड़ा स्पष्ट रहा है, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, और पॉलिटिक्स के माध्यम से बड़ा चेंज निश्चित होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आए कैसे? जो परिस्थिति मैंने आपको बताई, जो बिहार का सिचुएशन है, सिनेरियो है, अच्छे लोग आने का प्रयास भी करेंगे तो आने में बड़ी कठिनाई है। समाज खंड खंड में बटा हुआ है। जब तक समाज में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तब तक पॉलिटिक्स की बात करना, या मैं बड़ा सोचता हूँ, जब भी सोचता हूँ, बचपन में भी सोचता था तो कुछ बड़ा सोच रहा था, तभी आज यहाँ पहुंचा, बिहार को बदलने की सोच रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स में अगर आने की जरूरत भी होगी तो तब सोचूंगा जब समाज उसके लिए परिपूर्ण हो जाए, लोग जाग चुके हों। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तभी उस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल चेंज आए। पॉलिटिकल चेंज एक आदमी के आने से, जब तक समाज में बड़ा परिवर्तन नहीं होता, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अच्छे लोग आने चाहिए, निस्वार्थ लोग आने चाहिए, निश्चित चेंज होगा। बट जिस स्पीड को, जिस गति को मैं सोच रहा हूँ 2047, वो केवल पॉलिटिक्स से नहीं हुआ, इसलिए मैं इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ। सो आज हम आंखों के सफर के माध्यम से अपने व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। वो लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ आके जुड़े और सर विकास वैभव के विजन को एक नया रूप दें। और वो सभी लोग जो कुछ अपने गांव में कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो सर के साथ ज़रूर जुड़े। और सर, मेरे लेवल पे डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर, और कुछ भी जो भी छोटा मैं कर सकती हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए ज़रूर करूँगी। थैंक यू सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, अपने बिहार को एक डिफरेंट रूप में देखने का वो जो सपना आप सजो रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और हम लोग सभी जो बिहार के हैं, वी आर विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।